आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12। तो 12वीं प्रश्नावली क्या है? 12वीं प्रश्नावली है वर्तों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी 10वीं प्रश्नावली हमने पढ़ी थी वो थी वर्त। तो वर्त का बेसिक तो पढ़ ही लिया था, थोड़ा और बेसिक पढ़ लेते हैं आज। तो पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे 12.1। तो बेसिक क्या कहता है? जैसे मान लो ये वर्त है, ठीक है, ये वर्त है। अब इस वर्त में क्या होता है? ये वर्त का केंद्र बिंदु होता है बीच वाला। बीच वाला वर्त का क्या होता है? केंद्र बिंदु, जिसको हम लिखते हैं ओ से। यानी वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र किससे लिखते हैं? वर्त का केंद्र को लिखते हैं ओ से, नॉर्मली ओ से लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या, तो वर्त की त्रिज्या है ना, त्रिज्या को हमेशा आर से लिखते हैं। आर फॉर रेडियस, यानी रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, तो हम आर से लिखते हैं। वर्त की त्रिज्या क्या होती है? वर्त की त्रिज्या होती है वर्त के केंद्र बिंदु को जो वर्त की परिधि से मिलाते हैं ना, इसको मान लो मैं बिंदु दे दूं ए, तो ये ओ ए क्या है? वर्त की त्रिज्या। ये वर्त की क्या होती है? परिधि, ठीक है। परिधि क्या होती है? जैसे बाकियों में वर्त की जगह अगर आयत है, वर्ग है, उनमें क्या होता है? परिमाप होता है। तो परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है, ठीक है। बस इसको वर्त के लिए परिधि बोलते हैं, बाकियों में परिमाप बोलते हैं। अब बात करते हैं वर्त का व्यास। तो वर्त का व्यास, व्यास को किससे लिखते हैं? व्यास को हमेशा डी से लिखते हैं। डी फॉर डायामीटर होता है। तो डी वर्त का व्यास क्या होता है? जैसे मान लो ये त्रिज्या, तो त्रिज्या सभी होती है। मान लो अगर मैं यहाँ पे खींचूं ये, तो ये भी क्या है? वर्त की त्रिज्या ना। और व्यास क्या होता है? जैसे जीवा होती है वर्त की परिधि को दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी, ये है जीवा। इसको मान लो मैं बिंदु दे दूं सी और डी, है ना। तो ये क्या है? जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा होती है, उसको क्या बोलते हैं? व्यास। यानी वर्त का व्यास है ए बी। व्यास क्या होता है कि जब वर्त की जीवा केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, यानी केंद्र बिंदु से होकर कोई भी लाइन अगर मान लो हम खींचे, ऐसे मान लो ऐसे खींच ले, तो अभी ये क्या है? अगर मान लो इसको पी क्यू दे दूं, तो ये क्या है? ये वर्त का व्यास है। यानी वर्त का व्यास हमेशा केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है। और वर्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा भी होती है, ये भी ध्यान रखना, वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्योंकि जीवा क्या होती है? जीवा होती है वर्त की परिधि पे मिलाने वाले। जैसे जीवा सी डी भी जीवा है, और ए बी भी जीवा है, पी क्यू भी जीवा है। लेकिन सी डी को हम व्यास नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये केंद्र से नहीं गुजर रही है। तो जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? वर्त का व्यास, ठीक है। अब देखो और क्या पढ़ेंगे इसमें। जैसे मान लो ये है वर्त, तो इसकी परिधि यानी वर्त की परिधि, इसका सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि ये बार वाली होती है, मैंने बताया था। ये मतलब मान लो जैसे ये वर्त का केंद्र बिंदु ओ है, ये है बिंदु ए। तो वर्त की परिधि क्या होती है? बिंदु ए से शुरू होना है, वापस बिंदु ए तक पहुंचना है। ये टोटल दूरी क्या होती है? ये वाली दूरी होती है वर्त की परिधि। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2πr, जहां आर क्या है? वर्त की त्रिज्या है। फिर वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? ये अंदर वाला ये भाग, ये क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये भाग होता है वर्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आर क्या है? आर वर्त की त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। अच्छा, व्यास क्या होता है? वर्त का डबल होता है ना। यानी मान लो ये त्रिज्या वर्त है, ये बिंदु ओ ले लिया, ये ए ले लिया, ये मान लो मैंने बी ले लिया। तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का डबल, 2 इंटू त्रिज्या। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? आर बराबर डी बट्टा 2, क्योंकि ये 2 यहाँ से इधर भाग में आ गया। ये चीज़ भी ध्यान रखना, काम आएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो है 12.1। 12.1 में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 12.2 और 3। उसमें क्या पढ़ेंगे? जैसे मान लो हम पढ़ते हैं वर्त का त्रिज्य खंड और वर्त खंड पढ़ेंगे दो। तो त्रिज्य खंड क्या होता है? वर्त खंड क्या होता है? मान लो ये वर्त है, अब इसका ये है केंद्र बिंदु ओ। अगर मैं यहां से दो त्रिज्या खींचूं, त्रिज्या खंड क्या होता है? दो त्रिज्या के और परिधि के बीच का क्षेत्रफल। मान लो मैंने दो त्रिज्या खींच दी, ये ए बी हो गया, ये बी ले लिए। तो ये वाला भाग क्या है मेरा? ये है त्रिज्य खंड। क्या है? त्रिज्या खंड, ध्यान रखना। अब ये भी है और ये भी क्या है? त्रिज्या खंड है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बन रहा है मेरा एक त्रिज्या खंड, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक त्रिज्या खंड है ना, ये, ठीक है। इसी प्रकार ये भी तो एक त्रिज्या खंड है। ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ, ये भी तो त्रिज्या खंड है। ये जो रेड कलर में वो भी त्रिज्या खंड है, और ये भी त्रिज्या खंड है। तो ये त्रिज्या खंड है और ये भी मेरा क्या है? त्रिज्या खंड। क्या है? त्रिज्या खंड। पर ये देखो ये भाग बड़ा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड। और इसको बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड। लघु का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी है दोनों त्रिज्याखंड, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्तखंड। तो वर्तखंड क्या होता है? वर्तखंड जैसे मान लो ये वर्त है। अब वर्तखंड क्या होता है? वर्त की जीवा के बीच का क्षेत्रफल। ये मान लो मैंने जीवा खींच दी,
तो ये क्या है, छोटा है ना, तो इसको बोलते हैं लघु वर्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वर्तखंड, यानी ये वाला भाग। ठीक है, इसी प्रकार ये भाग क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है, बड़ा है ना, तो इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ सॉरी वर्तखंड, वर्तखंड। ठीक है, बस यही पढ़िए। तो वर्त की परिधि क्या होती है, ये होती है वर्त की परिधि, इसको लिखते हैं 2πr से। एक बार दोबारा बता देता हूँ, वर्त की त्रिज्या होती है r, ये होती है त्रिज्या। ठीक है, और व्यास होता है d, व्यास को d से लिखते हैं। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या खंड क्या होता है, वर्त की त्रिज्या के बीच का क्षेत्रफल। जैसे ये दो त्रिज्या, इसके बीच में ये मान लो ये क्या है, त्रिज्या खंड है। ये छोटा है तो इसका नाम लघु दे दिया, और ये बड़ा है तो इसका नाम दीर्घ दे दिया। इसी प्रकार ये है वर्तखंड, तो ये बड़ा है तो मैंने दे दिया दीर्घ वर्तखंड, और ये वाला छोटा है तो मैंने दे दिया लघु वर्तखंड। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है, दो वर्तों की त्रिज्या क्रमशः से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है। इसमें दिया है कि वर्त की जो परिधि है ना, यानी जो नया वर्त बनेगा उसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान रखना, योग दिया तो मैं जोड़ूंगा, अगर मान लो गुणनफल देता तो मैं गुणा करता, और वर्त की परिधि के बराबर है। ध्यान रखना, क्वेश्चन देखो किस टाइप के बनेंगे, या तो क्या होगा, परिधि के बराबर परिधि, मतलब दोनों साइड क्या होंगे, परिधि दे देगा, या दोनों साइड क्या दे देगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल रखेंगे। और मान लो अगर ये दे दे इस वर्त का क्षेत्रफल, यानी एक साइड क्षेत्रफल देके दूसरी साइड क्या पूछेगा, परिधि, तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, जहां परिधि दी है वहां पे क्या लगाएंगे, 2πr का सूत्र, जहां पे क्षेत्रफल दिया वहां पे क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल। ये बात ध्यान रखना। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या दिया है, दो वर्तों की त्रिज्या दे रखी है, तो मैं पहले बनाऊंगा दो वर्त। मान लो एक ये वर्त है मेरा, और एक बना लेता हूँ यहाँ पे वर्त। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या दिया है, दो वर्तों की त्रिज्या है, तो एक बड़ा है एक छोटा है, सीधी सी बात है। 9 और 19 है, तो छोटे वाले की त्रिज्या मैं ले लेता हूँ 9 सेंटीमीटर। ये तो ले ली मैंने 9 सेंटीमीटर, इसको मान लो दे दिया R1 O A ले लिया। इसी प्रकार इसको ले लेता हूँ मैं O और B, क्योंकि केंद्र को नॉर्मली A ही लिखते हैं, और इसको ले लिया 19 और इसको दे दिया R2। अब दिया हुआ है क्या, सबसे पहले लिखेंगे जो दे रखा है, दिया है R1 कितना है, 9 सेंटीमीटर। और जरूर नहीं इसको चाहे R1 19 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बार जिसको मान लो बाद में वही रखना है। ये नहीं कि R1 इसको मान के वैल्यू आप ये रख रहे हो, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, R2 किसको माना है मैंने, R2 माना है 19 सेंटीमीटर, है ना। और मुझे निकालना क्या, मान लेते हैं कोई तीसरा वर्त है जिसकी त्रिज्या मैं R3 ले लेता हूँ, वो मुझे निकालना है। अब देखो दिया हुआ क्या, प्रश्न में दिया है कि दोनों के योग के बराबर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, या तो सीधा लिख लूंगा प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या है कि जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं नए वर्त की परिधि, यानी नए वर्त की परिधि। तो नए वर्त की परिधि किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो नए वर्त की परिधि दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है ना। तो मैं लिखूंगा नए वर्त की परिधि किसके बराबर है, पहले वर्त की परिधि, यानी पहले वर्त की परिधि, और योग दिया है तो मैं लिखूंगा प्लस। और अगर दोनों का अंतर देता तो माइनस, और गुणा देता तो गुणा करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा दे रखा है वैसा ही। तो प्लस दिया है दूसरे वर्त की परिधि, दूसरे वर्त की परिधि। ठीक है, अब वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वर्त की परिधि होती है 2πr। क्या होता है, यानी वर्त की परिधि, सूत्र भी लिख लेना चाहो तो साइड में, या फिर सीधा भी लिख सकते हो। वर्त की परिधि होती है 2πr, ये होती है, ये है मेरा सूत्र। तो देखो यहाँ पे भी वर्त की परिधि है, यहाँ पे भी परिधि और यहाँ पे भी परिधि है ना, बस सबकी त्रिज्या अलग अलग है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसके लिख लूंगा 2πr, और नए वर्त की परिधि मैंने क्या मानी थी, त्रिज्या R3 बराबर पहले वर्त की क्या मानी थी 2πr1, और दूसरे की क्या मानी थी 2πr2। अब देखो यहाँ पे भी 2π है, यहाँ पे भी 2π है, और यहाँ पे भी 2π है ना, तो 2π से 2π कट जाएगा, यानी मैं लिख लूंगा 2πr3 बराबर, यहाँ दोनों में है ना, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा 2π। जब मैं 2π कॉमन लूंगा, यानी ये मेरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे पीछे क्या बचा, R1 प्लस, यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, R2। अब देखो 2π से 2π कट गए, यानी R3 किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2। अब मेरे पास R1 और R2 के मान है, क्या है, R1 है मेरा 9, कितना है ये देखो 9, और R2 कितना है 19, यानी R1 और R2 के मान रख लूंगा।
तो R3 बराबर क्या है 9 + 19, यानी R3 आ जाएगा 9 और 19 कितना हुआ 28 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इकाई बहुत जरूरी है। अगर इकाई सभी में समान है ना, मान लो कहीं पे भी सेंटीमीटर है तो चलेगा, या मान लो सभी जगह मीटर है तो भी चलेगा, या mm है तो भी चलेगा। लेकिन अगर मान लो एक में सेंटीमीटर और एक में मीटर है ना, तो इकाई बराबर करना है, या तो मीटर में सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, और ध्यान रखना क्या होता है, जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 mm। ठीक है, अब मान लो अगर तुम्हें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1/100 मीटर, क्योंकि ये 100 गुना वाला इधर भाग में चला जाएगा। इसी प्रकार अगर तुम्हें 1 mm को सेंटीमीटर में बदलना है तो होता है 1/10 सेंटीमीटर, ये चीज़ ध्यान रखना। और मान लो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, ये तो पता है। तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ये चीज़ ध्यान रखना। यानी इकाई बराबर, क्योंकि इसमें तो देखो सेंटीमीटर और यहाँ पे भी दिया हुआ है, दोनों की इकाई समान है। यहाँ पे दोनों क्या है सेंटीमीटर दिए, ये देखो 19 और 9। अगर सेंटीमीटर और मीटर होता तो इकाई सबकी हमेशा बराबर करनी है, ये बात ध्यान रखना। तो बस इतना से बहुत आसान प्रश्नावली है, सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं, सूत्र रखा, सूत्र में वैल्यू रखते हैं, आंसर आ गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्या है, दूसरा है 2 वर्तों की त्रिज्या, यानी इसमें भी क्या दिया त्रिज्या 8 और 6 सेंटीमीटर है, मतलब इकाई बराबर है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी इस बार क्या है परिधि नहीं क्षेत्रफल बराबर दिया है। मान लो 2 वर्त है, जैसे एक ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया। ठीक है, अब क्या दिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है ये अंदर वाला, जैसे मान लो ये पूरा भाग, इसको क्या बोलते हैं क्षेत्रफल ना। इसी प्रकार ये मान लो ये बराबर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ केंद्र बिंदु O। ये मान लो केंद्र बिंदु है मेरा O, और यहाँ से इसको दे देता हूँ A। ये कितना ले लूँ मैं 8 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, ये O है, और ये ले लेता हूँ B, ये है 6 सेंटीमीटर। तो इसको ले लूँ मैं R1, इसको ले लूँ R2। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, दिया है सबसे पहले, दिया है R1 कितना है, R1 मैंने छोटे वालों के लिया तो 6 सेंटीमीटर, R2 कितना है 8 सेंटीमीटर, और निकालना है क्या R3 मुझे निकालना है। तो अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, सीधा ही लिख लो चाहे प्रश्नानुसार, यानी पर्सन के अनुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या प्रश्नानुसार। तो पर्सन में क्या क्या है, इसने कितने पर्सन में ये बोला है कि जो नया वर्त है उसका क्षेत्रफल, यानी मान लेते हैं नया वर्त ऐसा होगा कहीं पे, ये मान लो इतना होगा है ना। तो मुझे क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल चाहिए, यानी मुझे ये पूरा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और ये दोनों क्या है बराबर है। मान लो अगर ये जैसे उदाहरण के लिए मान लें ये इसका क्षेत्रफल है 10 और इसका मान लेते हैं 20, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 30, ये दिया है। और पहले वाले में क्या थी परिधि बराबर थी। तो मुझे इसकी क्या निकालनी है त्रिज्या निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा इसको O मान लूँ और इसको भी C मान लूँ और इसको R3 दे दूँ ना, तो मुझे ये R3 ही तो निकालना है, ये 2 मान दिया हुआ है बस। तो ये क्या होगा, अब देखो प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्या है क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो तीसरे का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पहले दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, यानी πr1² + πr2²। यही तो दिया है, क्योंकि जो तीसरा है इसका क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर है, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देखो यहाँ पे भी तो क्या है पाई से पाई कट रहा है ना, यानी पाई मैंने यहाँ पे लिखा R3² बराबर, यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया। जब मैं यहाँ से पाई बाहर निकालूंगा यहाँ पे बचेगा R1² प्लस यहाँ से पाई बाहर लूँगा तो क्या बचेगा R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, यानी R3 का स्क्वायर बराबर R1 और R2 क्या है 6 और 8 है ना, R1 6 और R2 8, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का होता है 36, यानी R3 का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 8 का कितना होता है 64, यानी R3 का स्क्वायर बराबर क्या 36 और 64 कितना हुआ 100। अब ये है R², और मुझे क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए, यानी R चाहिए सिर्फ। तो मैं जब यहाँ से वर्ग हटाऊंगा ना तो इस साइड क्या लगेगा वर्गमूल लग जाएगा, यानी R3 क्या हो जाएगा वर्गमूल में 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी R3 क्या हुआ 10 सेंटीमीटर, और यही क्या है उत्तर है। ठीक है, तो ध्यान रखना पिछले वाले में मुझे परिधि दी थी तो मैंने परिधि बराबर रखी थी, देख लो यहाँ पे परिधि दी थी तो मैंने क्या किया था वर्त की परिधि दोनों वर्तों के परिधि के योग के बराबर, यानी 2πr और 2πr। यहाँ पे r देखो सब जगह अलग अलग है तो मैंने r अलग अलग रखा है, और इसमें क्या है क्षेत्रफल दिया है तो मैंने क्षेत्रफल। ठीक है,
अब पाई से पाई कट गया और इसका क्षेत्रफल आ गया कितना है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखो एक और चीज़ मैंने क्या बताई थी, हमें एक लिखा था 2 पाई r और एक लिखा था पाई r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो ये पाई क्या है, ये पाई एक नियतांक है यानी कांस्टेंट है, और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, या फिर क्या लिख सकते हैं 3.14, यानी कुछ नहीं है तो 22/7 ही। जब मैं 22 में 7 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 3.14। तो जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया होगा ना कि पाई 3.14 लेनी है, हमेशा पाई क्या लेनी है 22/7। और अगर क्वेश्चन में दिया है कि 3.14 लो, तब हमें ये लेनी है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा ये है। मान लो जैसे कभी ना परिधि आ रही है तुम्हारी 100 सेंटीमीटर, है ना, तो अगर हम पाई इसकी जगह अगर मान लो ये लेंगे ना, तो हो सकता है वो आ जाए 99.5 या फिर आ जाए 101.23, तो बस इतना फर्क होगा। तो ध्यान रखना पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14 है, लेकिन क्वेश्चन में 3.14 तभी देगा जब मान लो आर दे दिया 10 सेंटीमीटर, कितना है 10। तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान अगर मैं 22/7 लूंगा इंटू 100, मतलब 10 × 10 करूंगा ना, तो यहाँ पे वो क्या बोलेगा, वो बोल देगा पाई का मान 3.14 लो, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं त्रिज्या का वर्ग करूंगा क्या होगा 100, और यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, यानी क्षेत्रफल क्या आएगा 314। यानी जब भी गुणा में कम से कम 2 जीरो हो गए यानी 100 होगा ना, तभी ये बोलेगा कि पाई का मान 3.14 लो, वरना वो हमेशा यही कहेगा पाई का मान 22/7। तो पाई हमेशा जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हो ना, पाई का मान 22/7 ही लेना है। और है दोनों एक ही चीज़, क्योंकि 22/7 है ना, इसमें भाग दे लो चाहे, ये है 22/7। तो अगर मैं 7 का 22 में भाग दूंगा क्या आएगा, 7 × 3 21, पीछे बचा एक पॉइंट लगा कितना हुआ 10, तो 1 7 × 7 पीछे बचे 3, यानी 30 7 चौक 28, यानी बस ये। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं पॉइंट के बाद 2 तक ही भाग देते हैं, तो पाई का मान ये सेम ही है।